कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ रहे थे, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। बैलून है, इसका मास कैपिटल एम है, मंकी है, इसकी स्पीड ऊपर की तरफ दे रखी है आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मास है स्मॉल एम। वेलोसिटी ऑफ बैलून, वेलोसिटी ऑफ मंकी दे रखी है आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यू की, वेलोसिटी ऑफ बैलून बतानी है। बता दो क्या होगी। बैलून का मास है कैपिटल एम और मंकी का मास है स्मॉल एम। जो मंकी है वो ऊपर की तरफ जा रहा है यू की स्पीड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बैलून की स्पीड बतानी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी। सीधे गर्दन नहीं मुड़नी चाहिए। आप क्या दिखते हैं इस पे, मास इंटू वेलोसिटी होता है बस मोमेंटम का, कल बताया गया था ना लास्ट क्लास में। तो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम का। इनिशियली होल सिस्टम रेस्ट में, इनिशियली रेस्ट में था पूरा सिस्टम। अगर ना गिवन है तो मान के चलोगे इनिशियली होल सिस्टम एट रेस्ट। माइनस इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो यहाँ पे आप सोचोगे कि mg लगेगा बट mg को बैलेंस करेगा थर्स्ट फोर्स। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो वर्टिकल में भी। तो p इनिशियल इक्वल टू क्या कर दोगे, p फाइनल। इनिशियली तो पूरा सिस्टम रेस्ट में है, मंकी भी रेस्ट में था और बलून भी क्या है रेस्ट में, इक्वल टू फाइनली क्या कह रहे हो, फाइनली मंकी की जो स्पीड है u है, मास उसका m है, तो m इंटू में क्या हो जाएगा u प्लस इसकी बलून का मास कैपिटल है, इसकी स्पीड मान लो v है, तो यहाँ पे माइनस का m इंटू में u इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू वी। तो v की वैल्यू आ जाएगी माइनस स्मॉल m इंटू में u डिवाइड बाय में कैपिटल m। ये आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी ऑफ बलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसने डिवाइड बाय में प्लस कैपिटल m प्लस स्मॉल m बोला था, तो आपका तो मैंने गलत बोला ही नहीं। आगे समझिए सेकेंड क्वेश्चन में। दो इसी क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ मंकी अब की बार दे रखी है आपको किसके रिस्पेक्ट में, बलून के रिस्पेक्ट में। अब वेलोसिटी ऑफ बलून बता दो क्या होगी। क्या दे रखी है, यू ही दे रखी है। पिछले वाले केस में मंकी की जो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी, अब बलून के रिस्पेक्ट में है मंकी की वेलोसिटी। हो गया होगा इसका भैया जो लास्ट क्लास में कल बताया गया था कि प्लैंक पे अगर पर्सन जो है, मान लो एक प्लैंक दिया था आपको और इन प्लैंक और पर्सन के बीच जो रफनेस है वो म्यू दे रखी थी। तो इस केस में अगर ये इधर दे रखी है इसकी स्पीड किसके रिस्पेक्ट में, प्लैंक के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, इसका मास m है, इसका मास क्या है स्मॉल m। तो बताया गया था वेलोसिटी ऑफ प्लैंक
मास ऑफ मैन इनटू में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक डिवाइड बाय में टोटल मास, और आगे माइनस साइन लगाओगे। ये बताई गई थी। तो सेम इसमें भी यही है कि इस केस में ये किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा जो मोमेंटम कंजर्वेशन है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लग सकता है। तो इसमें ये जो वेलोसिटी दे रखी है किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है, बलून के रिस्पेक्ट में दे रखी है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी देखोगे तो कुछ और होगी। मान लो कि जो बलून है ये नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ, आप अपनी मर्जी से कोई भी स्पीड मान लो। तो उस केस में मान लो ऊपर की तरफ मान लिया आपने भी, तो इस केस में ग्राउंड से देखा किसको, इसकी स्पीड जो बलून की स्पीड है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v मानी आपने। तो ग्राउंड से देखा बलून के उसकी स्पीड है v, और बलून से देखा किसको, मंकी को, इसकी स्पीड क्या है u। तो मंकी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगी, u प्लस v। तो अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। अगर इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्पीड होगी वो u प्लस v होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी, u प्लस v v। अब इस केस में p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लगा दो। p इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, p फाइनल। तो इनिशियली 0 है, फाइनल जो है बलून का हो जाएगा मास इंटू में वेलोसिटी प्लस इसका स्मॉल m इंटू में u प्लस में v। तो यहाँ से आपके पास एम वी माइनस का इक्वल टू आ जाएगा एम यू प्लस में m इंटू में v, माइनस का m इंटू वी, माइनस का स्मॉल m इंटू में v इक्वल टू m इंटू में u। m माइनस m कॉमन ले लो या v कॉमन ले लो, इसमें v कॉमन लोगे तो माइनस का m माइनस का स्मॉल m इक्वल टू m इंटू में u। तो v की जो वैल्यू है वो आ जाएगी m इंटू में u डिवाइड बाय में m प्लस m, और माइनस साइन आगे लगा लो, ये आ जाएगी आपके पास। तो इस केस में शॉर्टकट इसमें भी लगा सकते हो, मास ऑफ मंकी इनटू में वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू बलून डिवाइड बाय में टोटल मास, और आगे क्या लगाओगे, माइनस साइन। नीचे एक स्मॉल m है। हाँ, एक स्मॉल m है, एक कैपिटल M है, मतलब टोटल मास है। समझ में गई। ये तो इसका प्रॉपर तरीका, बट आप आगे से शॉर्टकट लगाओ कि जो मंकी की आपको वेलोसिटी दे रखी है इनटू में उसका मास और डिवाइड बाय में टोटल मास। ये ध्यान रखना किसके रिस्पेक्ट में दे रखी है। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है तो आप सीधा p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लगा दो। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं गिवन है तो उस केस में क्या लगा दोगे आप, डायरेक्ट। फिर आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखिए, फिर आप p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल लगाओगे, या फिर आप ये सीधा शॉर्टकट लगा सकते हो, चाहे वो बलून दे रखा हो चाहे वो प्लैंक दे रखा हो आपको। मास इनटू में मास ऑफ मैन इनटू में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक या विद रिस्पेक्ट टू बलून डिवाइड बाय में टोटल मास। चाहे वो कितने, 2 एलिमेंट हो जाए, उस केस में 3 एनिमल, मान लो इस प्लैंक पे 1 पर्सन है, 2 पर्सन हो, 3 पर्सन हो, 4 पर्सन, तो इसी तरीके से ऐड करते जाओगे आप। एनी डाउट, एक क्वेश्चन करना। इसमें बता दो वेलोसिटी ऑफ वेज क्या होगी। इनिशियली वॉल सिस्टम एट रेस्ट, ये जो वेलोसिटी है ये वेज के रिस्पेक्ट में है इनके पास। इनिशियली वॉल सिस्टम एट रेस्ट, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में है, मंकी भी रेस्ट में था, ये मंकी भी रेस्ट में, और वेज भी क्या है इसमें, रेस्ट में। आपको ये बतानी है वेलोसिटी ऑफ वेज बतानी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किन दोनों का, हाँ इसका भी 2 kg है। वेलोसिटी ऑफ वेज, वेलोसिटी ऑफ वेज बता दो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगी।
हो गया होगा। इसके क्या ले लो आप, कंपोनेंट ले लो। इसके कंपोनेंट लोगे तो ये कितनी आ जाएगी 40 cos 60 डिग्री और डाउनवर्ड में आ जाएगी 40 sin 60 डिग्री। इसके कंपोनेंट लोगे तो ये आ जाएगी 20 cos 60 डिग्री और नीचे की तरफ आ जाएगी 20 sin 60 डिग्री। हम वर्टिकल में तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा भी नहीं सकते और लगा भी नहीं रहे, क्योंकि वेज जो है वो वर्टिकल में तो मूव करेगा ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा। तो अब वर्टिकल में क्या लगा दो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो इस केस में P इनिशियल इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, P फाइनल। इनिशियली तो पूरा सिस्टम रेस्ट में, फाइनल में इसका मोमेंटम 2 इंटू में 40 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 तो 20 आ जाएगा, तो 20 इंटू में 2 प्लस इसका क्या आ जाएगा 2 माइनस साइन लोगे, इधर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे, इसको क्या लोगे नेगेटिव, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव। तो 20 cos 60 डिग्री यानी कि 10 इंटू में 2 माइनस का लोगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिवाइड बाय में टोटल मास, इसका मास है 2 4 और 40 यानी कि 44 और आगे माइनस साइन लगाओगे तो -40 माइनस में 20 डिवाइड बाय में 44। डेरिवेशन में बताया गया था आपसे, अगर ये ओवरऑल जिस डायरेक्शन मूव करेगा अपने आप साइन आ जाता है उस केस में, पीछे डेरिवेशन में नहीं बताया। यह आ जाएगा 20 डिवाइड बाय में 44 माइनस का यानी कि 10 डिवाइड बाय में 22 5 बाय में 11 माइनस का, ये आ जाएगी आपके पास। यानी कि ओवरऑल जो वेज है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा 5/11 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। एनी डाउट? बता दो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेज बता दो क्या होगी। वेलोसिटी ऑफ वेज बतानी आपको क्या होगी। इनिशियली ऑल सिस्टम एट रेट फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज। वेलोसिटी ऑफ वेज बतानी है क्या होगी। इनिशियली ऑल सिस्टम एट रेस्ट फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज। चाहे अलग अलग मान लो m1 m2 m3, क्योंकि वेलोसिटी अलग ही लगे तो मास अलग। मान लो ये m2 है, ये m3 है और ये m4 है।
बता दो इसमें। ये यहाँ से रोप अच्छे से डायग्राम बनाओगे, ऐसे जा रही है, फिर ऐसे, फिर ब्लॉक के साथ है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर से फिर ब्लॉक के साथ है। ये पुलिस लगी हुई है, कुछ नहीं है, इनके ऊपर से ऐसे रस्सी गई हुई है, मान लो ऐसे ही है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे, फिर इसके ऊपर से, फिर ऐसे। हो गया होगा। को वेलोसिटी ऑफ एज, इसके मास m1 है, वेलोसिटी इधर है u1 की, तो क्या हो जाएगी, माइनस साइन आगे लगाओगे m1 u1 और माइनस का m1 u1, यानी कि वही डायरेक्ट मैं शॉर्टकट लगा रही हूँ कि वेलोसिटी ऑफ एज हो जाएगी, माइनस साइन आगे लगा दिया, माइनस का वेलोसिटी इधर है तो माइनस का m1 u1, इस केस में प्लस का m2 u2, इस केस में वेलोसिटी इसकी इधर दे रखी है तो इसको यही मान लो, तो ये वाला एंगल जो है ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा हो जाएगा। इस वेलोसिटी का ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा होगा कि नहीं। तो इस केस में देखो अच्छे से, वेलोसिटी इधर दे रखी है आपको u3 की, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। इसको वेलोसिटी को यहीं शिफ्ट कर लो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के, तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अल्फा यानी कि ये जाएगा u3 कोस अल्फा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगी u3 साइन अल्फा। बट हम वर्टिकल में ही लगा रहे हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, तो हॉरिजॉन्टल की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा इधर ही है तो प्लस का m3 इंटू में u3 कोस अल्फा। क्यों, तो वर्टिकल वाली वेलोसिटी देखोगे ना, वर्टिकल में नीचे, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में तो लगा ही नहीं रहे, mg नहीं लग रहा, फिर एक्सटर्नल फोर्स। हाँ सभी, फिर इसकी भी फिर वर्टिकल और वर्टिकल में लगा रहे हो, इसके लिए वर्टिकल है तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी देखोगे, वेज जो है वो तो वर्टिकल में मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा ना, वर्टिकल में मूव थोड़ी ना करेगा, ऊपर नीचे तो जा ही नहीं रहा, या इधर मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा। तो इस ब्लॉक की भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखोगे, इसकी हॉरिजॉन्टल, इसकी हॉरिजॉन्टल, इसकी हॉरिजॉन्टल, जो ब्लॉक जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जो वेज जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा, हम मोमेंटम कंजर्वेशन उसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं। वर्टिकल में तो लगा भी नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा mg, और उसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा, इस पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा mg। तो सभी की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में क्या कर रहे हो, मास, तो इसके भी कंपोनेंट लोगे तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बीटा, तो ये क्या हो जाएगा u4 कोस बीटा, तो प्लस में m4 इंटू में u4 कोस बीटा डिवाइड बाय में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस में m4 प्लस में वेज मास, मास ऑफ वेज कैपिटल M। यह आ जाएगा आपके पास आंसर। दोबारा बताना या नहीं, आगे समझ। एक क्वेश्चन करके खा, स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा आपको, दो बॉल हैं, इसका मास 2 kg है और बीच में स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, इसका मास दे रखा आपको 1 kg, इसका मास कितना दे रखा है 1 kg। इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 12 मीटर पर सेकंड,
के की वैल्यू दे रखी है आपको 2, के की वैल्यू क्या दे रखी है 2 न्यूटन पर मीटर। आपको इस केस में एक स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है जिसके साथ 2 बॉल अटैच है, बीच में क्या है स्प्रिंग लगा हुआ है। इस बॉल की वेलोसिटी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। इस केस में पहले तो बता कि मोशन होगी किस प्रकार, वेलोसिटी कंटीन्यूअस लग रही है या देखे छोड़ बस एक बार दे दी उसको 12 और इसकी 0 है, अब चल रहा है ये। अब आप कोई भी नहीं फोर्स ना लगा रहे ना आप वेलोसिटी कम ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा क्यों होगा? फिक्स थोड़ी ना है। इस केस में ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन मोशन होगी, आगे की तरफ भी चलेगी और ऐसे ऐसे चंबी करेगी। इस केस में क्या होगी ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन मोशन, आगे की तरफ भी चलेगी और ऐसे चंबी करेगी। तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन मोशन, क्योंकि इसके पास तो वेलोसिटी है इसके पास है नहीं। तो एक बार एक टाइम क्या होगा इसके पास भी वेलोसिटी आ जाएगी, इसके पास भी वेलोसिटी होगी और आगे की तरफ भी जाएगी और स्प्रिंग है तो उसकी वजह से क्या करेगी ये ऐसे चंबी करेगी। तो ट्रांसलेशनल वाइब्रेशन मोशन होगी इसमें, ठीक है। फिर दोनों के पास 12 है तो एक टाइम की दोनों के पास इक्वल है तो सेंटर ऑफ मास के पास भी जो होगी वो क्या हो जाएगी कुछ इस प्रकार की फिर चलती रहेगी। अब इस केस में एक रेस्ट में इसके पास इसको वेलोसिटी कितनी दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है मोमेंटम ऑफ सिस्टम बताना है क्या होगा। दूसरा आपको बताना है मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, थर्ड आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, फोर्थ बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, फिफ्थ आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिक्स्थ आपको बताना है एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, सेवेंथ आपको बताना है वेलोसिटी एट टाइम द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एट्थ आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल एट टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो 8 की 8 बातों के आंसर दे दो। एक स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है, 2 बॉल हैं, एक बॉल की वेलोसिटी 0, एक की वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है आपको 2 न्यूटन पर मीटर। ये बताना है मोमेंटम ऑफ सिस्टम बताना है, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी। कि नोटबुक मंगाई थी ना मैंने, कहाँ है? बहाने तो बहुत ज़्यादा नहीं होते आपके पास, कल लेके आओगे। फिर ये मत बोलना कि मैं रात को तो घर ही नहीं गया। आप भी नोटबुक लेके आओगे कल, नोट्स की वाली और डीपीपी वाली दोनों। आप डीपीपी वाली ले आना, एक तो लेके आओ। हाँ तो इससे लेना देना क्या है आपको? मैं बोल रही हूँ ना आपको, इसके तो मैंने सुबह ही बोला था, तो आपको अभी बोल रही हूँ। पता नहीं सोल क्यों। काइनेटिक एनर्जी
के स्प्रिंग का, हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है कि वो कितना ज़्यादा, जो उस केस में मैक्सिमम आप उसको कितना खींच सकते हो, यानी कि उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। स्प्रिंग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पेन में भी डलता है, गाड़ियों में भी डलता है, तो स्प्रिंग जो है अलग अलग, तो उस केस में प्रॉपर्टी होती है एक स्प्रिंग के, बस स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं के को। गिवन होता है हर बार आपको, अगर स्प्रिंग देगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन होगा ही होगा आपको कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। किसमें? इस बॉल की तो जीरो है। सिस्टम का जीरो कैसे हो सकता है? सिस्टम में तो पूरे ये भी बोला ये भी बोला है। क्यों है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। और टाइम चाहिए या नहीं? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। एक ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा एक और भी मिलेगा, ठीक है, और वो सबका ठीक होना चाहिए। इसमें देखो मोमेंटम ऑफ सिस्टम बताना है, तो सिस्टम में दो एलिमेंट हैं, दो बॉल्स हैं सिस्टम का, यानी कि पूरा इस पूरे को एक सिस्टम बोल रखा है जिसमें क्या है, दो बॉल्स दे रखे हैं आपको, दो एलिमेंट्स है इस सिस्टम में। तो इसका मोमेंटम क्या है? 0 है। प्लस में इसका मोमेंटम क्या है? 1 इंटू में 12। तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो 12 kg मीटर पर सेकेंड। पूरे सिस्टम का मोमेंटम ये है 12 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो सिस्टम का मोमेंटम होता है वही सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंटम होता है। इस बात को माइंड में सेट कर लो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम का मोमेंटम अलग है और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम अलग होगा। तो जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वही क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का भी मोमेंटम होता है। तो इसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? 12। सिस्टम का मोमेंटम 12, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम भी क्या होगा? 12 होगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी PCM डिवाइड बाय में MCM, यानी कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइड बाय में मास ऑफ सेंटर ऑफ मास। MCM जो सिस्टम का मास होता है वही सेंटर ऑफ मास का मास भी होता है। इस बात को भी नोट करके लिख लो, जो सिस्टम का मास होगा वही क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का भी मास होता है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे हम ये मानते हैं कि पूरे सिस्टम का मास जो है वो कंसंट्रेटेड है। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिसमें पूरे सिस्टम का मास मान ही लिया कि अब तो अलग अलग है, एक ऐसा पॉइंट मान लिया कि जिसमें पूरे सिस्टम का मास यानी कि 3 kg कंसंट्रेटेड है। तो यानी कि जो सिस्टम का मास होगा वही सेंटर ऑफ मास का भी मास होगा। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना है? 12 डिवाइड बाय में सेंटर ऑफ मास का मास कितना हो जाएगा? 3। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी? 4 मीटर पर सेकेंड। कितनी आएगी आपके पास? 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है फर्स्ट बॉल की, क्योंकि वेलोसिटी 0 इसकी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ मास है इसका 1 इंटू में 12 का स्क्वायर, तो 144 डिवाइड बाय में 2, तो 72 जूल। ये आ गया आपके पास किसके? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हाफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। ये करोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। किसमें? सिस्टम में हमेशा इंडिविजुअल देखते हैं। अगर आप सिस्टम को देख रहे हो तो इंडिविजुअल जितने एलिमेंट है इंडिविजुअली देखो। अगर आप सेंटर ऑफ मास को देख रहे हो तो फिर सिस्टम का जो मास है, इन दोनों बॉल्स को भूल जाओ। एक केस इमेजिन करो कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उस पॉइंट का मास 3 kg है। अगर आप सेंटर ऑफ मास को देख रहे हो तो सिस्टम को भूल जाओ, फिर सिस्टम को देख रहे हो तो सेंटर ऑफ मास को भूल जाओ। अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। सिस्टम का मतलब दो एलिमेंट्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है, इसका मतलब ये है सिस्टम का, यानी कि 0 प्लस में ये आएगा। समझ में आ गया? अब और सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो तो सिस्टम को भूल जाओ। सेंटर ऑफ मास का मास 3 है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है? 4 निकाल लिया आपने। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 4 है और सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका मास कितना है? 3। तो ये आ जाएगी हाफ इंटू में मास कितना है इसका? 3 इंटू में वेलोसिटी 4 का स्क्वायर 24 जूल। ये मत सोचना कि ये 24 जूल जो है टोटल एनर्जी, अगर मैं पूछूं तो आप बोलो 72 प्लस में 24, ऐसा नहीं है। ये 24 जूल जो है इस 72 का ही एक पार्ट है। तो 24 क्या है? 72 का ही एक पार्ट है। टोटल एनर्जी तो सिस्टम की 72 जूल ही है। ये मत सोचना कि 72 प्लस 24,
जो 72 है इसका पार्ट है 24। ये 4 का स्क्वायर कहाँ से सिस्टम की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 4 थी। रेडियस स्क्वायर आ गया समझ? यानी कि इसमें पहली बात जो सिस्टम का मोमेंटम होगा वही सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा, दूसरी बात जो सिस्टम का मास होगा वही सेंटर ऑफ मास का मास होगा, तीसरी बात जो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की वही है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी 72। अब ये मत सोचना कि जो सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है 24 ये एक्स्ट्रा है, 72 प्लस 24 ऐसा कोई भी मत सोचना, ये इसी का एक पार्ट है 24 जूल, और ये हमेशा कंजर्व रहती है, ये सेंटर ऑफ मास के पास तो रहेगी ही रहेगी, रिजर्व्ड है ये वाली काइनेटिक एनर्जी 24, ये कहीं पे भी नहीं जा सकती। अब बचा हुआ एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी यानी कि 6 पार्ट में एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होती है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी माइनस सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एक्स्ट्रा जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सिस्टम की है 72 माइनस में 24 तो आ जाएगी आपके पास 48 जूल। ये वाली 48 जूल जो है ये डिफॉर्मेशन में जाती है, ये किस में जाती है? डिफॉर्मेशन में, यानी कि ये वाली काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? स्प्रिंग खींच जाएगा इसके बदले में, यानी कि डिफॉर्मेशन आ जाएगा। एक होता है नेचुरल पोजीशन, बस रखा हुआ है, अगर आपने उसको खींच दिया, कंप्रेस कर दिया या फिर उसको एक्सपेंड कर दिया तो वो डिफॉर्मेशन बोलते हैं, जितना आप उसको एक्सपेंड करते हो नेचुरल पोजिशन से। तो यहाँ पे जो 48 जूल है वो किस में जाएगी? डिफॉर्मेशन में, यानी कि ये 48 जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी किस में? काइनेटिक एनर्जी में। ऐसा होता है। ये 24 रिजर्व रहेगी, जो सेंटर ऑफ मास के पास है वो क्या रहती है? रिजर्व है, वो डिफॉर्मेशन में नहीं जाती। जो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी है वही किस में जाती है? डिफॉर्मेशन में। तो इसमें डिफॉर्मेशन 7th पार्ट, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन अगर निकालना है तो इस 48 को इक्वेट कर दोगे हाफ के एक्स स्क्वायर से। स्प्रिंग में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको याद रख लो कि स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे होता है डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, एक्स क्या होता है? डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन निकालना है तो हाफ के एक्स स्क्वायर को इक्वेट कर दो किससे? 48 से। तो यहाँ पे हाफ इंटू में के की वैल्यू दे रखी है आपको 2 इंटू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 48। 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी √48। ये है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, यानी कि इससे ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता। ये आपके मीटर आपके स्क्वायर किसकी वजह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर स्प्रिंग को आप खींचोगे तो आपने जो वर्क करता है वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्प्रिंग का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक्स यहाँ पे जितना डिफॉर्मेशन आएगा। तो इसके बाद जो 48 है ये किस में? ये काइनेटिक एनर्जी है, ये किस में चली जाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो यानी काइनेटिक एनर्जी को किससे इक्वेट कर दिया आपने? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी से, हाफ के एक्स स्क्वायर से। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई आपके पास √48। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इस स्प्रिंग में इतना ही आ सकता है √48 का, ठीक है। तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना आ गया? √48। अब 8th बात, वेलोसिटी ऑफ ईच बॉल एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आने के बाद दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी? तो वो 4 मीटर पर सेकंड ही होगी। जो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है वही क्या होगी? इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी होगी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और 4। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यानी कि इसने पूछा वेलोसिटी क्या होगी जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ चुका होगा, मतलब कि 48 जूल जो है वो किस में चली होगी? डिफॉर्मेशन में। तो इस केस में उस टाइम पे इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी क्या होगी? उस टाइम पे जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होती हैं? इक्वल। और वो तभी इक्वल हो सकती है जब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वही क्या हो? इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी। तो मैक्सिमम टाइम डिफॉर्मेशन के टाइम पे इसकी भी वेलोसिटी 4 होगी और इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी? 4। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन तो 2f0 क्या होता है? वो अलग है, वो केस अलग है, उसको छोड़ो, वो वही है। वो अलग केस है कि अगर एक स्प्रिंग के साथ आपने m मास का ब्लॉक बांध दिया और f0 का फोर्स लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स, तब उसमें कितना मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा वो एक अलग केस है। ये एक अलग केस है। ये कितना डिफॉर्मेशन या कितना दब सकता है या कितना एक्सपेंड हो सकता है ये है यहाँ पे। ये तो एनर्जी स्टोर्ड वाला। हाँ, तो उसमें x जो होती है वो क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसमें x क्या होता है? फिर
डिफॉर्मेशन ही होता है। के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, एक्स उसमें डिफॉर्मेशन। अगर एक स्प्रिंग है तो उस केस में मान लो एक स्प्रिंग है ऐसे, इसके साथ एक ब्लॉक स्प्रिंग मास सिस्टम दे दिया, तो इस केस में आप ये अभी नेचुरल पोजीशन में, तो इस केस में आप इसको खींचोगे तो वर्क इसमें खींचने में एक्स आप डिफॉर्म कर दिया। मान लो आपने इस पोजीशन से यहाँ तक आप इसको खींच के लगे एक्स, तो जो आपने एक्स खींचने में जो वर्क किया वही तो इसमें स्टोर होता है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्स है वो डिफॉर्मेशन ही है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर से इक्वेट करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो एनर्जी है वो किस में चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो उस टाइम मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एक्स ही होता है, तो एक्स उस टाइम पे कितना होगा, √48। यानी कि इस क्वेश्चन से पहली बात तो ये पता लगती है कि सिस्टम का मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या होगा, सेम। सिस्टम का मास और सेंटर ऑफ मास का मास क्या होगा, सेम। और इस केस में डिफॉर्मेशन आने से पहले सेंटर ऑफ मास की सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी अलग। बट डिफॉर्मेशन आने के बाद जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, सेम होंगी। और डिफॉर्मेशन आने के बाद जो सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है वही क्या होगी, उस जितने भी एलिमेंट है सभी की काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी वेलोसिटी होगी, सभी की क्या होगी, वो वेलोसिटी। और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में एक्स्ट्रा ही जा सकती है, जो सेंटर ऑफ मास के पास काइनेटिक एनर्जी है वो रिजर्व ही रहती है, वो डिफॉर्मेशन में नहीं जाती। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? इस सिस्टम में तो इंडिविजुअल, इसकी अलग देखोगे इसकी अलग। सिस्टम का मतलब होता है जितने उसके एलिमेंट है सबको इंडिविजुअली सोचना। और सेंटर ऑफ मास बोल दिया तो उस सेंटर ऑफ मास यानी कि पूरे जो सिस्टम है उसका मास आपने एक जगह पे कंसंट्रेटेड कर लिया, यानी कि इस पूरे का हम इमेजिन करते हैं, वो रियली में होता नहीं है। मैंने डेफिनेशन भी बताई थी जब सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे जो पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होगा, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास, जहाँ पे पूरे सिस्टम का मास हम कंसंट्रेटेड मानते हैं, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब मैंने तो मान लो यहाँ मान लिया, थोड़ा बहुत इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, हम मानते हैं, इमेजिन करते हैं कि यहाँ हो सकता है, ठीक बीच में हो सकता है, अगर मास इक्वली है तो। समझ में आया? तो सिस्टम सेंटर ऑफ मास के पास काइनेटिक एनर्जी ही रिजर्व रहती है, ये कहीं पे भी नहीं जाती। जो सिस्टम माइनस सेंटर ऑफ मास की कर दोगे तो जो बचगी एक्स्ट्रा जो है वो डिफॉर्मेशन में जाती है हमेशा। रूल होता है ये, इस केस में ये भी फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता कि सिस्टम का और सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम भी सेम रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है, इसमें सारी बातें बतानी आपको। मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सेंटर मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास, बता दो।
हो गया होगा। एक मिनट। सिस्टम का मोमेंटम निकाल लो। पी सिस्टम 6 × 1, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी है 6, मास है 1, तो 6 प्लस में इसका भी कितना आ जाएगा? 6, 12। दूसरी सेंट्रो मास का मोमेंटम क्या हो जाएगा? 6, 12 ही। तो सिस्टम का होगा वही क्या होगा? सेंट्रो मास का। वेलोसिटी ऑफ सेंट्रो मास, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ डिवाइड बाय में मास ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि 12 डिवाइड बाय में 3, कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ मास है 1 इंटू में 6 का स्क्वायर, प्लस इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ मास है 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, 18 प्लस में 9, 27 जूल। यह आ जाएगी आपके पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, सेंट्रो मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ मास, सेंट्रो मास का मास 3 इंटू में 4 का स्क्वायर, 24 जूल। एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी 27 माइनस 24 यानी कि 3 जूल। सेवेंथ, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यानी कि हाफ के एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 जूल के। तो हाफ इंटू में के की वैल्यू इधर रखिए 4 इंटू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी? 3/2। एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3/2 मीटर। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम पे? 4 और 4। एनी डाउट? कोलिजन कल करेंगे।